हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है सगाई का साथी। उस रोज का जिक्र है। भाभी जान मायके से आई तो उनके मुख पर विचित्र खुशी के चिन्ह दिखाई दिए। यूं तो हमारे यहाँ आने पर उनका थोबड़ा थोड़ा चढ़ा ही रहता था, क्योंकि यहाँ ससुराल में उनको काम करना पड़ता था और मायके में मौज उड़ाती थीं। परंतु इस बार उनके स्वभाव के प्रतिकूल हर्ष की लहरें उनके मुख पर देखकर मैंने कहा, ओह भाभी जी, आप आ गई। मायके जाना मुबारक हो। यकीन मानिए भाभी जान, जब कभी आप मायके चली जाती हैं तो घर सूना ही सूना लगता है। मेरा यह कहना जो हुआ तो भाभी जान सुनी अनसुनी करके बोली, हाँ क्या कहा छोटे बाबू? जी कुछ नहीं, मैं लड़खड़ाते स्वर में बोला। मैं तो कह रहा था कि मायके से जल्दी पधार जाया करें, माताजी को तकलीफ होती है। भाभी जान ने एक अजीब अंदाज से मेरी ओर देखा और बोली, तुम्हें मेरा मायके जाना? मैंने बात काटते हुए कहा, नहीं भाभी जान, मेरा मतलब। अच्छा, मैं समझ गई। तुम्हारे घर के सूनेपन को और खासकर तुम्हारे कमरे के सूनेपन को मिटाने के लिए एक चांद का टुकड़ा ढूंढ आई हूं। मैं दबी आवाज में बोला, बहुत बहुत शुक्रिया। भाभी जान ने चुटकी ली। ये बातें, और तब तक मैं घर के बाहर हो रहा। लड़की सुंदर है और मुझे भी सुंदर और सुशील लड़की को अपनी जीवन सचहरी बनाना पसंद है, चाहे स्वयं अपना पांव लंबा, आंखें कमजोर और शरीर बेढंगा ही क्यों ना हो। खैर, इससे मुझे क्या मतलब। हाँ, कुछ समय बाद मैं खाना खाने को रसोई घर में जा पहुंचा और खाना खा चुकने के बाद भी थाली पर इस गरज से बैठा रहा कि मेरी मंगनी पर बात छिड़े। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट और इस प्रकार जब पूरे 5 मिनट बीत गए तो मैंने हैरान होकर संकेतपूर्ण नेत्रों से भाभी जान की तरफ देखा। वो मेरा मतलब समझ चुकी थीं, फिर भी शांत, निश्चल, मौन। मैंने फिर उनकी ओर देखा, फिर देखा, पर या मेरे अल्लाह, वे तो मुस्कुरा रही थीं। इस पर आंखों ही आंखों में प्यार का रूठना बताते हुए मैं रसोई घर से बाहर निकल आया। निराशा में भी कुछ आशा हुआ करती है। चुनांचे शाम को भाई साहब, भाभी जान और बहन की पार्लियामेंट जो लगी तो मैं भी वहां जा पहुंचा। थोड़ी ही देर में भाई साहब कमरे से बाहर हुए। भाभी जान ने घूंघट खोला और मेरी ओर संकेत करके बोली, इनकी सगाई के लिए मेरी सहेली ने अपनी छोटी बहन के लिए कहा है। इनकी सम्मति हो तो कर देनी चाहिए। लड़की सुंदर है, चांद का टुकड़ा ही समझ लीजिए, पढ़ी लिखी है और गाना भी जानती है। बहन जी ने बीच में ही बात काट कर कहा, आंख नाक रंग रूप कैसा है, चाल ढाल कैसी है, गृह कार्य कैसा जानती है। इस प्रकार बहन जी ने पुलिस इंस्पेक्टर की तरह कई प्रश्न कर डाले। इस पर भाभी जान ने दुकानदार की भांति लड़की की सुंदरता का बखान कर दिया और अंत में बतलाया कि कम से कम अपने घर में तो वैसी सुंदर लड़की है ही नहीं। जनाब, अब आप जरा मेरी दशा पर भी गौर कर लीजिए। आंखें तो बराबर हाथ वाले कर्मयोगी पर लगी हुई थीं, पर कान कमबख्त उन्हीं बातों में। बहन जी ने मेरी इस दोहरी चाल को पकड़ते हुए कहा, क्यों साहब, जब कभी हम लोग बात कहती हैं तो कान में तेल पड़ जाता है और अपनी बातों पर यह मुस्कुराना। इस पर मैं अपने मुस्कुराहट भरे होठों को दांतों से दबाता हुआ कमरे के बाहर हुआ। हृदय बासों उछल रहा था। फलतः कमरे से बाहर आकर मैं अपने भावी पलों के विषय में सोचने लगा। सड़कों पर चप्पल चटचटाती, इठलाती, थिरकती सभ्य महिलाएं जा रही थीं, पर हमेशा की भांति मैंने उनकी ओर टकटकी बांध कर देखा नहीं। मेहतर का लड़का आया, वह कोट मांग रहा था, मैंने दे दिया। वह थी सगाई की खुशी। दिन भर मित्रों से हुल्लड़ होता रहा। मिठाई मंगाई गई, सभी ने हंसी खुशी के साथ खाई, पर किसी भी मित्र ने सदा की भांति मेरी कुरूपता की बात नहीं की। संक्षेप में हुआ यह कि रात को अम्मा जी और पिताजी की उपस्थिति में हाउस ऑफ कॉमन्स की हमारी मंगनी पर फिर बैठक हुई। मैं अपने छोटे छोटे पर चतुर खुफिया पुलिस वालों से पल पल पर हाल मालूम कर रहा था, क्योंकि बैठक में मेरा जाना नियम के विरुद्ध था।
लड़की की वकील यानी भाभी जान ने अपने घूंघट के भीतर से ही वह दलीलें पेश की कि बयान के बाहर हैं। सगाई का निर्णय हो गया। रातों रात मंगनी का पैगाम भेजा गया और दूसरे रोज के लिए स्वीकृत भी हो गया। मैं रात भर करवटें बदलता रहा। नींद भी काहे को आती। मेरे हृदय में असीम खुशी थी, पर दूसरी ओर रात क्या बैरिन थी, बैरिन। आखिर लिहाफ में पड़ा पड़ा मैं तिलमिलाकर उठ बैठा, बत्ती जलाई और हारमोनियम लेकर बजाने लगा, पर फिर भी जी नहीं लगा। बिस्तर पर लेटा, फिर उठा, फिर लेटा, और इस प्रकार मेरा किसी तरह भी जी नहीं लगा तो मैं कमरे की चारदीवारी के भीतर ही भीतर टहलता हुआ गुनगुनाने लगा, न लगी आँख जब से। पर फिर भी लाख कोशिश करने पर तबीयत न लगी और न नींद ही आई। अब मैं कुर्सी पर जा बैठा। मेरा सबसे प्रिय उपन्यास सेवा सदन पड़ा हुआ था। उसे पढ़ना शुरू किया, पर 2 पेज से अधिक पढ़ ही ना सका। आनंद की असीम मात्रा भी हमारे कार्यकलापों पर प्रतिबंध लगा देती है। मैं सोचने लगा कि कल किस तरह के कपड़े पहने जाएं, किन किन यार दोस्तों को साथ लें। इसके बाद बक्स संभाला तो सिर ठोक कर रह गया। पैंट तो है ही नहीं, क्योंकि पैंट बनवाने का कभी मौका भी तो नहीं आया था। इस स्थल पर अपने आप क्रोध आया कि चाहता तो हूँ सुंदर और सुशील लड़की, पर अपने पास पैंट भी नदारद है। इसी सोच में आखिर राम राम करते रात खत्म हुई। सुबह हुआ। मेरे आगे नाश्ता जो आया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। उसमें बुरी तरह से घी डाला गया था। यूं तो अम्मा जी घी का एक कतरा तक मांगने पर झिड़क देती थीं, पर आज तो शायद हलवे में घी डालने का उन्होंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था। मेरे स्थान पर कोई चटोरा होता तो अम्मा जी के इस असाधारण लाड़ पर फूला न समाता। हाँ, तो नाश्ता करने के बाद मैं दीवारों को फांदता, मुंडेर पर चढ़ता छत पर जा पहुंचा। कारण यह था कि घर के आंगन में मुझे ससुराल भेजने का समय निश्चित किया जा रहा था। इसीलिए अपनी सगाई की बातें चुपके से सुनने की कोई जगह थी तो यही। छत पर पहुंचकर संतोष की सांस भी नहीं ली थी कि अम्मा जी ने मुझे पुकारा और मैं बेतहाशा भगा, बंदर की तरह उछलता कूदता अपने कमरे में जा पहुंचा। खुदा की खैर समझिए कि किसी ने मुझे देखा नहीं। अम्मा जी ने आंगन में बुलाकर कहा, कपड़े लत्ते पहन लो बेटा। पाठकों को मेरे रात वाले पैंट के अभाव का स्मरण ही होगा। मैंने सिर झुकाए दबे स्वर में कहा, पैंट तो है ही नहीं। वे बोली, भाई साहब की पहन लो, पैंट में क्या छाप लगी होती है। इस पर भाभी जान लपकी और बड़े भाई साहब की पैंट ले आई। पैंट के पैरों में जो टांगें डाली और ऊपर को खींची तो वो मेरे गले तक आ गई। सिर पर बिना बनाए हुए बाल तो थे ही, और काले रंग की पैंट होने की वजह से मैं रीछ की शक्ल का हो गया। इस पर सभी लोगों ने जोर का कहकहा लगाया तो अम्मा जी ने उन लोगों को डांटा, ये क्या हा हा ही, क्या थिएटर हॉल बना रखा है, बदतमीज कहीं के, निकलो यहाँ से। और अम्मा जी ने सभी बच्चों को निकाल दिया घर के बाहर। सच पूछिए तो मेरा दिल लोगों की इस असभ्यता पर जल भूनकर भरता हो गया। और ईमान की बात यह है कि इसी तरह 4-5 पैंट पहन पहन कर मुझे उतारनी पड़ी। कोई छोटी थी तो कोई बड़ी। अंत में अपने मित्र की ढीली सी पैंट कुछ ठीक बैठी। संक्षेप यह कि मैं अपने मित्र के साथ जाने ही वाला था। भाभी जान ने रोक कर कहा, अरे जरा मूंछों के बाल ठीक कर लो, बड़े बेतरतीब हैं। इस पर सभी लोगों का ध्यान मेरी बढ़ी हुई मूंछों की ओर गया। भाई साहब ने कहा कि वे कर्जन फैशन की बना दे, पर मैंने इस प्रभाव को रद्द कर दिया। इस पर पिताजी ने कहा, अच्छा तो लो, मैं तितली नुमा बना दूं। कर्जन फैशन तो आजकल ठीक नहीं लगता, पर हाँ, तितली नुमा से तुम्हारे मुंह पर चमक जरूर आ जाएगी। मुंह क्या चांद बन जाएगा। पिताजी का प्रस्ताव था, विरोध मैं कैसे करता। बहरहाल तितली नुमा बनी तो दर्शकों ने नाक भौं सिकोड़ कर मुंह फेरा और परिणाम स्वरूप यह निर्णय हुआ कि सारी की सारी मूंछ ही उड़ा दी जाए। जिस चीज को मैंने अपने शौक से पाल रखा था उसे सदा के लिए त्याग देना ठीक नहीं जचा, पर फिर भी लाचार था।
भाई साहब आधी आंख मीच घुटनों के बल डाल बड़ी अदा से अपनी सेफ्टी रेजर द्वारा थोड़ी देर तक मेरे होंठों पर चर्र चर्र करते रहे और इधर मुझे बड़े जोरों की खुजली हो रही थी। मैंने मूंछों की जगह यानी अपने प्यारे होंठों पर हाथ फेरा तो मैदान साफ था। आईने में अपना मुंह जो देखा तो मैं जल उठा, बिल्कुल बदसूरत, जैसे किसी जालिम जमींदार ने किसी गरीब किसान का खेत काट लिया हो। इस पर सभी लोगों ने मेरे अभाग्य पर खेद प्रकट किया और सोचा गया कि रात का अंधेरा होने पर मुझे ससुराल भेजा जाए। दूसरी ओर अम्मा जी के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं था। तैश में आकर उन्होंने मुन्ना को पीट दिया कि वह मेरी रवानगी पर नंगे सिर रास्ते में क्यों खड़ा है। रात हुई, मैं अपने एक मित्र सहित अपने ससुराल जा पहुंचा। एक मोटे गद्दे पर ममनद का सहारा लेकर हम बैठ गए। बाएं हाथ की ओर एक कमरा था। दरवाजे पर चिक पड़ी हुई थी। कमरे से औरतों और खासकर पढ़ी लिखी लड़कियों द्वारा उनकी आवाज़ ऐसी ही थी। दूल्हे का रंग रूप देखा जा रहा था। कमरे के समीप होने के कारण औरतों और लड़कियों की फुसफुसाहट साफ सुनाई दे रही थी। मेरे कान उनकी बातें सुनने को गधे के कानों की तरह खड़े हो गए कि सुनूं तो कि वे मेरे बारे में क्या कहती हैं। किसी कोयल कंठा ने कहा, अरे दूल्हा कौन सा है? दूसरी ने चटक कर उत्तर दिया, कौन सा क्या, वो शेरवानी वाला ही होगा। नहीं जी, तीसरी ने कहा, दूल्हा तो ये कोट वाला है। अरे, फिर उसी दूसरे स्वर वाली ने कहा, ये दूल्हा? शक्ल सूरत तो ठीक है ही नहीं। देखना तलवार मार का नाक, मोटे मोटे लटकते हुए होंठ और उस पर बाहर निकले हुए टूटे हुए दांत। ओहो, जैसे किसी ने जूतों से मुंह पीट दिया हो। मेरा दिल धक से बैठ गया और मैं होंठ को मुंह में दबाता हुआ जरा संभल कर बैठा, पर चौथी ने तो मेरे घाव पर नमक ही छिड़क दिया। अरे, इनके कपड़े भी तो देखो, ढीली सी पैंट, बंदर के से हाथ पांव, भारी साफा जैसे कपड़े किसी से मांग लाए हों। वाह वाह, इनकी उंगलियों को तो पहचानो, कुत्तों की तरह नाखून बढ़ा रहे हैं। अरे, मुझे तो अंधेरे में ऐसा बेढंगा आदमी मिल जाए तो दहल कर मर जाऊं। पर हाँ, दूल्हे का साथी वाकई सुंदर है। पहला स्वर फिर सुनाई दिया, सुंदर क्या है, देखा ना, कामदेव का सा पुत्र लग रहा है, जैसे कौवे के पास हंस बैठा हो। पतले होठों पर बारीक सी लाली, पतली सी नाक, छोटे छोटे हाथ पांव और कलाई पर घड़ी कैसी शोभा बढ़ा रही हैं। पोशाक का तो जिक्र ही छोड़ो, जंच रही है जंच। कोई बीच में ही प्रस्ताव रखती हुई बोली, मेरी तो राय है बहन, यह सगाई किसी तरह से रोक देनी चाहिए। इस भड़भूंजे के साथ तो लड़की का जीवन नष्ट करना है। इस प्रकार की बातें सुनकर मेरे मुंह का रंग उड़ गया। मैं तिलमिला उठा, क्योंकि मेरा मित्र मुझसे बहुत सुंदर था और मेरी तुलना उसके साथ की जा रही थी। मेरे वश की बात होती तो उन सब औरतों की अच्छी तरह खबर लेता, पर मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि औरतें और लड़कियां कब कमरे से अंतर ध्यान हो गईं। मैं अपने अभाग्य पर विचार कर रहा था कि नौकर ने आकर कहा कि लड़की के मामा की मृत्यु का तार आया है, इसीलिए सगाई अभी नहीं होगी। फिर क्या था, हम उल्टे पांव घर लौट आए और घर पर आकर सारा किस्सा बहन जी को इस शर्त पर सुना दिया कि वे किसी से कहेंगी नहीं। अम्मा जी तो क्रोध से लाल हो रही थीं। वह लड़की वालों के यहाँ झगड़ने जाना चाहती थीं, पर पिताजी ने उनको रोक दिया और घर ही में बात दब गई। सभी लोग भाभी जान को कोस रहे थे कि ऐसे घर में सगाई का प्रस्ताव क्यों रखा, और भाभी जान मेरे सगाई के साथी को। 2 महीने बाद मैंने सुना कि मेरे सगाई के साथी की मंगनी उसी लड़की से हो गई है। मैंने सिर ठोक लिया। सड़क पर रंग बिरंगी तितलियां फुदकती जा रही थीं। उनको सुना सुना कर गाने लगा, पहले जो मोहब्बत से इनकार किया होता। दूसरी तरफ सड़क के उस पार एक गधा भी अन्य गधों को देखकर चीख रहा था। कौन जाने उसकी मेरे साथ क्या सहानुभूति थी।